अधिकांश प्रजातियों के लिए विलुप्ति एक तरफा रास्ता है, एक अंतिम और अपरिवर्तनीय गायब हो जाना। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ खास प्रजातियों के लिए कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, कि कुछ जानवरों ने अंधकार में झांका और फिर से वापसी की कोशिश की, ये हैं उन जीवित बचे हुए जानवरों की अविश्वसनीय और अक्सर चौंकाने वाली कहानियां, जो लगभग विलुप्त हो गए थे और फिर भी अपनी कहानी सुनाने के लिए जीवित हैं। सच कहें तो हमारे ग्रह के वन्य जीवों के बारे में खबरें अक्सर काफी निराशाजनक होती हैं। ऐसा लगता है कि हम जो भी सुनते हैं वह सिर्फ गायब होते आवासों और घटती आबादी के बारे में ही है। और जहां ये खतरे बिल्कुल वास्तविक हैं, वहीं आज हम एक अलग तरह की कहानी पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, एक उम्मीद की कहानी। हम महाद्वीपों और महासागरों के पार यात्रा करेंगे, उन जुझारू जीवित बचे और उन प्रजातियों से मिलने के लिए जिन्हें हमेशा के लिए गायब होने की कगार तक धकेल दिया गया था, लेकिन जिन्होंने तमाम मुश्किलों के बावजूद वापसी की। ये सिर्फ किस्मत की बात नहीं है, ये प्रकृति की दृढ़ता और मानव संरक्षण के अद्भुत प्रभाव की शक्तिशाली कहानियां हैं। एक ऐसे पक्षी से जिसकी पूरी आबादी एक ही कमरे में समा सकती थी, से लेकर मैदानों के एक विशालकाय जीव तक जिसे लगभग पूरे महाद्वीप से मिटा दिया गया था। हर कहानी एक सबक है, एक ऐसा सबक जो साबित करता है कि जब हम कार्रवाई करने का फैसला करते हैं तो हम जीवन को विनाश के कगार से वापस ला सकते हैं। हमारा पहला जीवित बचा नायक आसमान का सच्चा दैत्य है, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी कैलिफोर्निया कॉन्डोर। यह उस प्रजाति की कहानी है जो विलुप्ति के इतने करीब पहुंच गई थी कि उसकी रक्षा को इतिहास के सबसे नाटकीय संरक्षण प्रयासों में से एक माना जाता है। लगभग 10 फीट चौड़े पंखों के फैलाव के साथ ये शानदार पक्षी कभी कनाडा से लेकर मेक्सिको तक हर जगह उड़ते थे, लेकिन 20वीं सदी में इनकी संख्या तेजी से गिर गई। कारण था आवास की हानि, अवैध शिकार और सबसे महत्वपूर्ण, शिकारी द्वारा छोड़े गए शवों को खाने से होने वाला सीसा विषाक्तता। कगार पर स्थिति विनाशकारी थी। 1982 तक पूरी दुनिया में केवल 22 कैलिफोर्निया कॉन्डोर ही बचे थे। वे विलुप्ति को अपनी आंखों के सामने देख रहे थे। संख्या इतनी डरावनी तरह से कम थी कि एक खराब प्रजनन मौसम या किसी एक बीमारी का प्रकोप ही अंत का कारण बन सकता था। इस संकट ने संरक्षणवादियों को एक दिल दहला देने वाला और अत्यंत विवादास्पद निर्णय लेने के लिए मजबूर कर दिया। टर्निंग पॉइंट 1987 में यूएस फिश एंड वाइल्ड लाइफ सर्विस ने हर एक जंगली कॉन्डोर को पकड़ने का जोखिम भरा फैसला किया। यह एक बहुत बड़ा जुआ था। पहली बार पूरी प्रजाति केवल कैद में ही मौजूद थी, जिसे लॉस एंजल्स और सैन डिएगो चिड़ियाघरों में रखा गया था। लक्ष्य क्या था? उन्हें सुरक्षित रखना और एक विशाल कैद प्रजनन कार्यक्रम शुरू करना। वैज्ञानिकों ने डबल क्लचिंग जैसी चतुर तकनीकों का इस्तेमाल किया, जिसमें वे मादा द्वारा दिया गया पहला अंडा हटा लेते थे, जिससे वह दूसरा अंडा देने के लिए प्रोत्साहित होती थी, और इस तरह उनके मौके सचमुच दोगुने हो जाते थे। पहला सफल कैद में जन्मा चूजा 1988 में फूटा, जो आशा का एक नन्हा और नाजुक प्रतीक था। वापसी, और यह काम कर गया। कैद में पले बढ़े कॉन्डोरों को 1992 से जंगल में फिर से छोड़ा गया, जिन्होंने उन आसमानों में अपने पहले हिचकिचाते उड़ान भरे जो वर्षों से खाली थे। यह एक धीमी और चुनौतीपूर्ण यात्रा रही है, और फिर भी 2025 के अंत तक पूरी दुनिया में इनकी कुल आबादी 560 से अधिक हो गई है, जिनमें से लगभग 365 पक्षी खुले आसमान में उड़ रहे हैं। हालांकि सीसा विषाक्तता अभी भी एक बड़ा खतरा है। केवल सेंट्रल कैलिफोर्निया का झुंड ही 120 से अधिक पक्षियों तक पहुंचने की संभावना है, जो दशकों में सबसे अधिक है। सिर्फ 22 पक्षियों से लेकर बढ़ती हुई जंगली आबादी तक, कैलिफोर्निया कॉन्डोर इस बात का जीवित स्मारक है कि जब हम किसी प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने का संकल्प लेते हैं तो क्या कुछ संभव हो सकता है। अब बारी है एक ऐसे जानवर की जो अमेरिकी पश्चिम का प्रतीक है, अमेरिकन बाइसन। उन्हें छोड़कर उत्तर अमेरिका के ग्रेट प्लेन्स की कल्पना करना लगभग असंभव है, लेकिन हम उस हकीकत के बेहद करीब पहुंच गए थे। उनकी कहानी अकल्पनीय क्षति
और अपने सही स्थान की ओर धीमी लेकिन स्थिर वापसी की है। कगार यूरोपीय बसावट से पहले अनुमानित 3 से 6 करोड़ बाइसन इतने विशाल झुंडों में महाद्वीप पर घूमते थे कि उनका वर्णन करना भी मुश्किल था। वे एक कीस्टोन प्रजाति थे जो अनगिनत मूल अमेरिकी जनजातियों की संस्कृतियों के केंद्र में थे। लेकिन 19वीं सदी में व्यावसायिक शिकार और योजनाबद्ध विनाश का अभियान शुरू हुआ, आंशिक रूप से प्लेन्स इंडियनों को नियंत्रित करने के लिए। 1989 तक अकल्पनीय हो चुका था। पूरे उत्तर अमेरिका में केवल 541 बाइसन ही बचे थे। वो महान झुंड अब समाप्त हो चुके थे। एक प्रजाति जिसने पूरे महाद्वीप को परिभाषित किया था, अब केवल कुछ 100 बचे खुचे जीवितों तक सिमट गई थी। टर्निंग पॉइंट अंतिम समय में कुछ पशुपालकों और शुरुआती संरक्षणवादियों के एक छोटे समूह ने, जिनमें राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट भी शामिल थे, हस्तक्षेप किया। उन्होंने झुंडों के बचे हुए अवशेषों को इकट्ठा कर उनकी रक्षा की। येलोस्टोन नेशनल पार्क अंतिम मुक्त विचरण करने वाले झुंड के लिए एक महत्वपूर्ण अभयारण्य बन गया, जिसकी संख्या एक समय पर 2 दर्जन से भी कम रह गई थी। 1905 में अमेरिकन बाइसन सोसाइटी की स्थापना हुई और संरक्षित झुंडों की स्थापना के लिए एक समन्वित प्रयास शुरू हुआ, जिसमें अक्सर बाइसन को पार्कों और अभयारण्यों को दान किया जाता था। यह बाइसन को पूरी तरह से विनाश से बचाने के लिए एक सदी लंबी लड़ाई की शुरुआत थी। वापसी की कहानी। आज अमेरिकी बाइसन की कहानी एक सफल कहानी है, हालांकि इसमें कुछ फुटनोट्स भी हैं। कुल आबादी 4 लाख से 5 लाख के बीच वापस आ गई है, लेकिन इसमें एक पेंच है। इनमें से अधिकांश निजी झुंडों में मांस के लिए पाले जाते हैं। जंगली बाइसन की संख्या संरक्षण झुंडों में बहुत कम है, लगभग 31,000। लेकिन कुछ अद्भुत हो रहा है। इंटरट्राइबल बफेलो काउंसिल के नेतृत्व में एक शक्तिशाली आंदोलन बाइसन को आदिवासी भूमि पर वापस ला रहा है, जिससे न केवल इस जानवर की बल्कि इसकी गहरी सांस्कृतिक महत्ता की भी पुनर्स्थापना हो रही है। आज 85 जनजातियों ने अपने खुद के झुंड फिर से स्थापित कर लिए हैं और वे लगभग 20,000 बाइसन का प्रबंधन कर रही हैं। 1000 से भी कम की संख्या से बाइसन वापस लौट आया है। हालांकि वास्तव में विशाल जंगली झुंडों का सपना आज भी उस दुनिया की आधुनिक चुनौती का सामना कर रहा है, जो बाड़ों से भरी हुई है। ये कहानियां वाकई अविश्वसनीय हैं, है ना? ये साबित करती हैं कि जब हालात पूरी तरह निराशाजनक लगते हैं, तब भी संरक्षण हालात को बदल सकता है। अगर आपको ये वापसी की कहानियां प्रेरणादायक लगती हैं, तो सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें, ताकि हम प्रकृति की दृढ़ता का जश्न मनाने वाली और भी सामग्री ला सकें। हमारा अगला जानवर गायब हो जाने की कला का सच्चा उस्ताद है। मिलिए ब्लैक फुटेड फेरेट से, जो अमेरिका के प्रेरी का चालाक शिकारी है और जिसे न केवल एक बार बल्कि 2 बार विलुप्त घोषित किया गया था। इसकी जीवित रहने की कहानी एक रोमांचक जासूसी कथा है, जिसमें एक फार्म का कुत्ता, चौंकाने वाली पुनः खोज और अत्याधुनिक विज्ञान शामिल है। कगार पर ब्लैक फुटेड फेरेट पूरी तरह से प्रेरी डॉग्स पर भोजन और अपनी भूमिगत बस्तियों में आश्रय के लिए निर्भर रहते हैं। जब बसने वालों ने पश्चिम की ओर विस्तार किया, तो उन्होंने प्रेरी डॉग्स को कीट समझा और उन्हें खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाए। जैसे जैसे प्रेरी डॉग्स की बस्तियां गायब होती गईं, वैसे वैसे फेरेट भी लुप्त होते गए। 1950 के दशक के अंत तक माना जाता था कि वे पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। फिर 1964 में एक बहुत छोटी आबादी मिली, लेकिन वह भी खत्म हो गई। 1979 में इस प्रजाति को आधिकारिक रूप से विलुप्त घोषित कर दिया गया। टर्निंग पॉइंट। कहानी यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन 1981 में मीटीटसी, वायोमिंग के पास शेप नाम के एक फार्म के कुत्ते ने घर पर एक अजीब दिखने वाला जानवर लाकर रखा। फार्म मालिक को पता था कि यह कुछ खास है। उसने उसे एक टैक्सीडर्मिस्ट के पास ले जाया और उसकी पहचान ब्लैक फुटेड फेरेट के रूप में हुई। संरक्षण जगत हैरान रह गया। एक छोटी अलग थलग आबादी बची हुई थी, जिसके बारे में विज्ञान को बिल्कुल भी पता नहीं था। लेकिन फिर से आपदा आ गई। बीमारी ने पूरी कॉलोनी को अपनी चपेट में ले लिया।
1985 से 1987 के बीच एक हड़बड़ी में बचाव अभियान चलाया गया, जिसमें आखिरी 18 जंगली फेरेट्स को पकड़कर प्रजनन कार्यक्रम शुरू किया गया। यह सुनिए, आज जीवित हर एक ब्लैक फुटेड फेरेट उन्हीं 7 जानवरों की संतान है। वापसी की कहानी। प्रजनन कार्यक्रम बेहद सफल रहा और 1991 में इन्हें फिर से जंगल में छोड़ा जाने लगा। आज ग्रेट प्लेन्स में लगभग 300 से 400 फेरेट्स फिर से जंगली जीवन में हैं और यह संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। उन 7 संस्थापकों से आई गंभीर आनुवंशिक विविधता की कमी से निपटने के लिए वैज्ञानिकों ने क्लोनिंग का सहारा लिया। 2020 में उन्होंने विला नामक एक फेरेट को सफलतापूर्वक क्लोन किया, जिसके कोशिकाएं 1980 के दशक से जमी हुई थीं। उसकी क्लोन एलिजाबेथ एन और उसके बाद के अन्य क्लोन खोए हुए जीन को फिर से आबादी में ला रहे हैं, जिससे यह भविष्य के लिए और भी मजबूत और लचीला बन रहा है। प्रेरी से हमारी अंतिम कहानी हमें दुनिया के महासागरों में ले जाती है। हम्पबैक व्हेल, जो पृथ्वी के सबसे प्रिय समुद्री स्तनधारियों में से एक है, कभी इतनी बेरहमी से शिकार की गई थी कि उसकी प्रसिद्ध गीत लगभग हमेशा के लिए खामोश हो गई थी। कगार पर 19वीं और 20वीं सदी में औद्योगिक व्हेलिंग का युग व्हेलों के लिए एक पूर्ण तबाही था। हम्पबैक, जो तटों के पास धीरे धीरे तैरती हैं, आसान शिकार थीं। विस्फोटक हार्पून के आविष्कार के साथ उनकी आबादी तबाह हो गई। विश्व स्तर पर अनुमान है कि हम्पबैक की आबादी का 95% से अधिक हिस्सा समाप्त हो गया था। पश्चिम और दक्षिण अटलांटिक की आबादी को लें, जो कभी लगभग 27,000 की स्वस्थ आबादी थी, उसे 1950 के दशक तक घटाकर केवल 450 कर दिया गया था। समुद्र के ये दैत्य गायब हो रहे थे। टर्निंग पॉइंट। जैसे जैसे व्हेल की आबादी गिरती गई, दुनिया ने आखिरकार इस पर ध्यान दिया। संरक्षण की शुरुआत 1960 के दशक में धीरे धीरे हुई, लेकिन असली बदलाव 1986 में आया, जब अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग ने व्यावसायिक व्हेलिंग पर वैश्विक प्रतिबंध लागू किया। इस प्रतिबंध ने बचे हुए कुछ हम्पबैक व्हेल्स को वह राहत दी जिसकी उन्हें जीवित रहने और धीरे धीरे वापसी की यात्रा शुरू करने के लिए सख्त जरूरत थी। वापसी परिणाम वाकई शानदार रहे हैं। व्हेलिंग जहाजों के लगातार दबाव से मुक्त होकर दुनिया के कई हिस्सों में हम्पबैक की आबादी ने चौंका देने वाली वापसी की है। दक्षिण अटलांटिक में वह आबादी जो सिर्फ 450 व्हेल्स तक गिर गई थी, अब वह बढ़कर अनुमानित 25,000 तक पहुंच गई है, जो लगभग उसकी मूल व्हेलिंग पूर्व संख्या के बराबर है। कई हम्पबैक आबादियां इतनी अच्छी तरह से पुनर्स्थापित हो गई हैं कि उन्हें संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची से हटा दिया गया है। इसे इतिहास की सबसे बड़ी संरक्षण सफलताओं में से एक माना जाता है, जो दिखाता है कि जब वैश्विक खतरे का सामना वैश्विक कार्रवाई से होता है, तो हम प्रजातियों को विनाश से बचा सकते हैं। कैलिफोर्निया कॉन्डोर, अमेरिकी बाइसन, ब्लैक फुटेड फेरेट और हम्पबैक व्हेल की कहानियां हमें यह शक्तिशाली याद दिलाती हैं कि विलुप्ति हमेशा अंतिम शब्द नहीं होती। विनाश के एकदम किनारे से ये प्रजातियां वापस आई हैं और इनका अस्तित्व समर्पित अक्सर हताश मानव प्रयासों का प्रत्यक्ष परिणाम है। ये हमें दिखाते हैं कि कैप्टिव ब्रीडिंग, आवास संरक्षण, अंतर्राष्ट्रीय समझौते और यहाँ तक कि चौंका देने वाली तकनीक भी किसी प्रजाति का भविष्य पूरी तरह बदल सकती है। ये वापसी की कहानियां सिर्फ अच्छा महसूस कराने वाली कहानियां नहीं हैं, ये आशा के लिए एक खाका है। ये साबित करती हैं कि हमारे कार्य मायने रखते हैं और प्राकृतिक दुनिया की रक्षा के लिए लड़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। इन और अनगिनत अन्य जानवरों के लिए संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन आज उनका अस्तित्व ही इस बात का प्रमाण है कि हमारे पास सच में बदलाव लाने की ताकत है। इनमें से कौन सी जीवित रहने की कहानी ने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया? नीचे कमेंट्स में बताएं। अगर आप इन उम्मीद भरी कहानियों पर विश्वास करते हैं, तो हमारे अद्भुत वन्य राज्य की ओर यात्राओं के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।